नमस्कार साथियों, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस बड़े प्यारे नॉलेज लेक्चर में हम लेकर आए हैं 7 बेसिक डेफिनेशंस। ये 7 वो बेसिक डेफिनेशंस हैं जो सारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट लेवल पर पता होनी चाहिए। साथियों, आज मैं आपके साथ 15 मिनट में शेयर करूंगा इकोनॉमिक्स, फिनेंस, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिस्कल, मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के बीच का अंतर। तो आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरू करें। अभी तक की सीरीज के सारे वीडियो आपने देख लिया नहीं, ये एक बार कंफर्म करो और चैनल के साथ जुड़ो। बड़ा खूबसूरत ये एक चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है जो आपको इन सभी मैक्रो वेरिएबल्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप बताता है। इसकी तो पूरी तस्वीर लेके आप अपनी मोबाइल में रख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स और फिनेंस के बीच का जो रिश्ता है, अर्थशास्त्र और वित्त के बीच का रिश्ता, वो इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और मैक्रो में फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी, फिनेंस में पब्लिक और प्राइवेट फिनेंस, और फिर प्राइवेट फिनेंस से ही आप इन दोनों के बीच का अंतर, और फिर फिनेंस से ही जुड़ा कॉमर्स, ट्रेड, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये हम आज नहीं देखेंगे, अकाउंटेंसी आज नहीं देखेंगे, बाकी की सारी चीजें देखेंगे। खूबसूरत चार्ट है, इस चार्ट को आप बना लीजिएगा अपनी नोटबुक में, यह आपके बहुत यूज का चार्ट है। प्यारे साथियों, अब परिभाषाओं को देखा जाए। इकोनॉमिक्स और फिनेंस, जब आप इन दोनों चीजों की बात करते हैं, नॉर्मली लोग इसको बहुत ही इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। आप वो गलती मत कीजिएगा। इकोनॉमिक्स जब हम बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा मानव व्यवहार आर्थिक संसाधनों के साथ कैसा है उसका स्टडी होता है। इकोनॉमिक्स में एक और बहुत बड़े सवाल का स्टडी किया जाता है, व्हाई। ये जो सिस्टम चल रहा है ये ऐसा क्यों चल रहा है। सो यू हैव रिसोर्सेस, यू हैव ह्यूमन बींग्स, यू हैव देयर इंटरेक्शन, एंड व्हाई इज एनीथिंग हैपनिंग द वे इट इज हैपनिंग। जब फिनेंस की, वित्त की बात आती है तो हम थोड़ा फोकस हो जाते हैं। वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग मनी। हम बहुत ज्यादा वाई में न घुसते हुए वॉट में चले जाते हैं, पैसे का मैनेजमेंट और उससे मिलने वाले रिटर्न पर। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा फिनेंस विल बी अ सबसेट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं वो फिनेंस भी पढ़ते ही हैं, हालांकि वो हो सकता है इतना डीप में ना पढ़े, और वो फिर इकोनॉमिस्ट बनते हैं जो आपको बड़े सवालों के जवाब देते हैं। आप देखेंगे अलग अलग अखबारों में जो लेख आते हैं, जैसे कौशिक बसु साहब के लेख अक्सर आते रहते हैं, अरविंद पानगढ़िया साहब के लेख अक्सर आते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। और भी 15 नाम है, मैं अभी सिर्फ रैंडम जो नाम याद आए आपको बताए। ये लोग डीप थिंकिंग करते हैं, ये लोग बहुत सारे वाइस को टटोलते हैं। लेकिन जब आप फाइनेंशियल सेक्टर के बड़े बड़े लोगों की बात सुनते हैं, जैसे कि रुचिर शर्मा फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको बताएंगे पैसा कहां इन्वेस्ट करना, कहां रिटर्न्स मिलेंगे। उनकी भाषा अलग होती है। ये एक फंडामेंटल फर्क है। समझ में आ गया दोस्तों? तो दोनों ही डील तो प्रोडक्शन से ही करते हैं, बिजनेस फर्म्स, एंटरप्राइजेस के साथ, जीडीपी के साथ सब। लेकिन इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है। इकोनॉमिक्स के भीतर अब 2 ब्रांचेस निकल आती हैं। एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र, और एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आप मैक्रो बात करते हैं, देश, जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट कवर, इस तरह की बातें आप जो सुनने में ही सामने वाले को लगे कि ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि अगर इकोनॉमी और फाइनेंस की परिस्थितियां बदलेंगी तो लोगों का व्यवहार अर्थव्यवस्था में कैसे बदल जाएगा, वो होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें आ गई। हमने आपके साथ पहले भी जीडीपी, जीएनपी, जीवीए पर कितनी बार चर्चा की, आगे भी करते रहेंगे। सीरीज तो चलती रहेगी, चलाते रहे ना सीरीज को। मजा आ रहा है ना, देख रहे हो ना, सारे दोस्तों तक ले जा रहे हो ना, मेहनत हो रही है तो भाई फायदा होना चाहिए। और ये चीजें ऐसी कैसी एग्जाम में भी आएंगी आप जानते हैं, तो प्लीज इनको यूज करें। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल चॉइसेस पे बात करते हैं जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव आता है। मैंने अभी हाल ही में आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पूरा वीडियो दिया था, देखा आपने? कौन से होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दोस्तों? लैंड, लेबर,
कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। याद आया? लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये कहने लग गए हैं कि ये 4 तो हो गए पुराने, अब एक 5वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा है 5वां फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जी हां, वो है डेटा। ये एक बहुत बड़ी बात है कि चाइना ने डेटा को ऑफिशियली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का नाम दे दिया है और आने वाले समय में डेटा के लिए युद्ध होने वाला है दुनिया में। आपको समझ में आ रहा है? और डेटा से बहुत सारे युद्ध होने वाले हैं दुनिया में। जिन कंपनियों के पास, जिन सरकारों के पास डेटा बहुतायत में होगा, उसको माइन करने की क्षमता होगी, उसको क्लीन करके इमीडिएटली एक्शनेबल इनपुट्स निकालने की क्षमता होगी, उन कंपनियों को, उन सरकारों को दूसरों की अपेक्षा एक लीड मिल जाएगी। आपको बात समझ में आ रही है? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने अभी जो समझाया वो मेरे को भी एक बार समझा दो, और आज के आज नीचे दी हुई एनरोलमेंट लिंक का इस्तेमाल करके हमारे इस खूबसूरत पावर पैक यूपीएससी मंथली सब्सक्रिप्शन कोर्स में एनरोल कर लो। भारत का एकमात्र कोर्स है जो आपको ये फैसिलिटी देता है। आप जब चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। एकदम मंथली सब्सक्रिप्शन। दिस इज अ वेरी फाइन ऑप्शन। गो अहेड एंड एनरोल। ये सारी क्लासेस मैं लेता हूं, लाइव मोड में लेता हूं। प्यारे दोस्तों, अब आ जाइए फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी पे। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति। आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल पहले दुनिया में एक ऐसी चीज थी जो आज खत्म हो गई है। जानते हैं वो क्या है? फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल अलग हुआ करती थी और मॉनेटरी पॉलिसी एकदम डाइवोर्स्ड, अलग बैठा करती थी। क्योंकि मॉनेटरी अथॉरिटी सेंट्रल बैंक, अमेरिका का फेडरल बैंक हो, जर्मनी का बुंदेस बैंक हो, हालांकि जर्मनी तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के तहत ही चलता है, बैंक ऑफ जापान हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, या हमारा अपना प्यारा प्यारा शक्तिकांत दास जी का रिजर्व बैंक हो, यह मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स चलाया करते थे। लेकिन भैया, जैसे मीसोजोइक एरा का अंत एक 10 किलोमीटर की चट्टान ने किया, वैसे ही इस सेपरेट फंक्शनैलिटी का अंत 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने कर दिया। और जैसे ही वो क्राइसिस हुई तो G20, जो तब तक सेंट्रल बैंकर्स का एक अड्डा हुआ करता था, उन्होंने फटाफट लीडर समिट करना शुरू किया कि ये समस्या से अब सेंट्रल बैंक नहीं निपट सकते, प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को लाओ। और उसके बाद दुनिया में मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का सबसेट बन के रह गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, और भारत में तो हुआ ही है। और फिर पैंडेमिक ने बची खुची टांगे भी तोड़ डाली। तो अब दोनों एक ही हो गए हैं। भविष्य में अलग होंगे, शायद होंगे, लेकिन अभी तो पता नहीं। अमेरिका में तो सबसे ज्यादा मर्जर हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी का बहुत सीधा सा काम है। आप तो ये याद करो, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई की बैठती है, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट टारगेटिंग के तहत बैठती है। इंटरेस्ट रेट क्या होंगे वो तय करती है, लिक्विडिटी क्या होगी वो तय करती है, डॉलर रुपए का क्या रेट चलेगा वो साइलेंटली पर्दे के पीछे तय करती है। मैंने स्टेरिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, देखा कि नहीं? पूरी सीरीज देखो। और फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है जो बजट आने वाला है, उस बजट में सरकार किसको कितना पैसा देगी, किससे कितना पैसा लेगी, वो फिस्कल पॉलिसी है। जैसे आज पेट्रोल पंप पर 110 रुपए का पेट्रोल हम शान से खरीदते हैं राष्ट्र निर्माण के नाम पे, ये फिस्कल पॉलिसी है। एक कजाकिस्तान है जहां थोड़ा रेट बढ़ा तो लोगों ने दंगे कर दिए। एक भारत है जहां लोग उसको सही मानते हैं कि रेट और बढ़ाते जाओ और बढ़ाते जाओ। ये होती है फिस्कल पॉलिसी। बात समझ में आई आपको? तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच का अंतर अब आपको क्लियर हो गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके साथ इंटीग्रेटेड है। और जब आप फाइनेंस की बात करते हैं तो जो आखिरी चीज आपको समझनी है वो है पब्लिक फाइनेंस वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस। पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत ही सिंपल अंतर होता है। एक बार फिर से चार्ट को देख लो। सरकार यानी वो मॉनेटरी सॉवरेन जो मन में आए कर सकता है, वो नोट छपवा सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। तो जो मॉनेटरी सॉवरेन होता है वो जब बजट बनाने बैठता है साल का, तो वो पहले अपने एक्सपेंडिचर तय कर लेता है, कितना खर्चा मुझे करना है। उसके बाद वो सोचता है पैसा कहां से आएगा। आप और हम बेचारे सामान्य नागरिक, हमारी कोई औकात नहीं, हमारी कोई बिसात नहीं, तो हम पहले ये देखते हैं कि हमारी महीने की आय कितनी होने वाली है। हम हमारी इनकम का ध्यान पहले करते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमें खर्चा कितना करना है। आई मीन अनलेस वी आर नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल चौकसी, उनकी बात अलग है, लेकिन वो तो बैंक की लूट के भाग गए। लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि हमारी आय कितनी है।
जब आप सार्वजनिक वित्त की बात करते हैं तो सरकारें ये नहीं देखती कि उनके पास पैसा कितना है, सरकारें ये देखती हैं कि उनको खर्चा कितना करना है। और एक बार वो उसने तय कर दिया सरकार ने कि इस साल के बजट का आकार होगा 42 लाख करोड़, फॉर एग्जाम्पल, नाउ द गवर्नमेंट स्टार्ट्स थिंकिंग टैक्स कितना लूंगी, पब्लिक से बोरोइंग कितना करने वाली हूं, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना पैसा उठाने वाली हूं, ऐसा करके आपका बजट बन जाता है। और जो बोरिंग हुई, जो आप चुका नहीं पाए, वो आपका फिस्कल डेफिसिट बन जाता है। आपको समझ में आया? एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ पर्सन, एज अ प्राइवेट सिटीजन, आई डू नॉट हैव दैट लग्जरी। तो प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के बीच का ये सबसे क्रूशल अंतर होता है। बात समझ में आई कि नहीं भैया? तो प्यारे साथियों, आज हमने बहुत बेसिक लेवल पर 7 चीजों की बातें की। हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के अंतर को समझा। अब मुझे समझाओ कमेंट में क्या अंतर है। तो जो लोग इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं और जो लोग एमबीए इन फाइनेंस करते हैं, दोनों में बहुत बेसिक फर्क होता है। जो फाइनेंशियल प्लानर है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्लानिंग करके दे नहीं पाएगा, उसको वो चीज़ें शायद पता भी नहीं। हालांकि आजकल तो सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप पढ़ के कुछ भी सीख सकते हो, वो एक अलग बात है। फाइनेंशियल प्लानर या एमबीए फाइनेंस आपको पैसे कमाने के नए नए बेहतर तरीके बता सकता है। एक इकोनॉमिस्ट देश की इकोनॉमी को कैसे सही चलाना, ये बेहतर से बता सकता है, प्रोवाइडेड उसकी एडवाइस सुनने वाला कोई हो। फिर हमने बात की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर की। फिर हमने बात की फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी की, और कैसे ये चीज़ें जो पहले बिल्कुल अलग हुआ करती थी अब बिल्कुल इंटीग्रेट हो गई हैं। क्योंकि आपने शक्तिकांत दास जी के स्टेटमेंट्स को अगर सुना होगा कि वी विल मेंटेन एन एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी फॉर एज लॉन्ग एज इज नीडेड। अब वो ऐसा बोलते बोलते एक ऐसे खतरनाक मुहाने पे देश को ले आए जहां इन्फ्लेशन बिल्कुल कुलांचे भर रहा है और आरबीआई को आज नहीं तो कल रेपो रेट बढ़ाने ही पड़ेंगे, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट बिगड़ेगा। अब वो भी क्या करें? एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ही ये है कि मैं इंटरेस्ट रेट कम ही रखूंगा ताकि क्रेडिट का फ्लो होपफुली थ्योरेटिकली अच्छा हो। मैं लिक्विडिटी को खूब पुश करूंगा सिस्टम में, और मैं कोशिश करूंगा कि इकोनॉमी दौड़ने लगे ताकि जीडीपी बढ़े। जीडीपी बढ़ाना तो आरबीआई का काम ही नहीं है, वो काम सरकार का है। लेकिन सारी दुनिया में ऐसा हुआ है कि सरकारों ने अपने अपने सेंट्रल बैंक से फिस्कल काम करवा के ले लिए। हालांकि दिस इज फॉर फिस्कल, लेकिन फिर भी प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद हमने पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का अंतर देखा। मैं आज रिवीजन भी करवा रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट्स का। और ये 7 चीजें मिलके आपके इकोनॉमी मॉड्यूल की पढ़ाई का पहला कदम होती है। तो जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे, आपकी पकड़ अच्छी बनेगी, तो आगे जीडीपी, जीएनपी, जीवीए की चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो अब मुझे कमेंट थ्रेड में जीडीपी वर्सेस जीएनपी वर्सेस जीवीए का अंतर भी बता दीजिए। तो आज के सेशन में इतना ही। मज़ा आया आपको? सरल सेशन था, सरल बातें थी, लेकिन कई बार सरल बातों में बहुत गहराइयाँ छुपी हुई होती हैं बेटा। आपका स्वागत है। भारत के सर्वश्रेष्ठ सिविल सर्विसेज तैयारी के कोर्स में अपने आप में यूनिक कोर्स है। आज के आज जानकारी लीजिए और एनरोल कर लीजिए, और आपकी सफलता की एक बढ़िया शुरुआत यहीं से कीजिए। मेरी तरफ से इतना ही। कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद।